तो प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे आव्यूह की अगली जो भी डेफिनेशन हमारी बच गई थी। पिछले वीडियो में हमने आव्यूह की मैट्राइसेस की डेफिनेशन देख ली थी और कुछ टाइप ऑफ जो मैट्राइसेस थे वो हमने कवर कर लिए थे। इसलिए आप अगर ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले पिछला वीडियो कवर करिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट बनेगी तभी हम बेहतर आगे कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्षैतिज आव्यूह पढ़ना है हमें आज, हॉरिजॉन्टल आव्यूह, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो बच्चे क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल आव्यूह का मतलब ये होता है, मतलब ऐसा आव्यूह प्यारे बच्चों, जैसे मान लो है A B C D E F G H I J। ये आव्यूह अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि आव्यूह का ऑर्डर यहाँ लिखते हैं। यहाँ पहला प्लेस होता है कितनी पंक्तियाँ हैं, तो कितनी पंक्तियाँ हैं बच्चे, ये R1 हो गई बच्चों, और ये क्या हो गई, ये R2 हो गई, मतलब दो पंक्तियाँ हैं 2y। कितने स्तंभ है प्यारे बच्चों, ये पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है C3, ये चौथा स्तंभ है C4 और ये पांचवा स्तंभ है C5। मतलब ये 2/5 का मैट्राइसिस है, ये 2/5 का आव्यूह है। तो इसे हम क्षैतिज आव्यूह इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि देखने में अगर आप देखो तो ये जो है क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है। क्षैतिज मतलब धरती के समानांतर, या फिर ये कहें लंबाई में, चौड़ाई में जो अधिक होगा उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे ना। क्षैतिज मतलब मैंने उस दिन बताया था कि एक ऐसी रेखा जो हमारी धरती माता के समानांतर समझ में आएगी, धरती माता के पैरेलल समझ में आएगी, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो जो आव्यूह इस क्षेत्र में ज़्यादा फैला हो, चौड़ाई में अधिक फैला हो, क्षैतिज हो, है ना, हॉरिजॉन्टल हो, उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह या फिर हॉरिजॉन्टल आव्यूह बोलते हैं। और टेक्निकली समझने के लिए हम ये बोलेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या, जब स्तंभ अधिक होंगे बच्चे तो इस दिशा में अधिक फैलेगा, है ना। पंक्तियाँ कम हैं तो ये चीज़ लंबाई कम है और ये चौड़ाई क्या है बच्चे, अधिक है। तो जिसकी पंक्तियाँ कम होंगी, स्तंभ अधिक होंगे, वो हॉरिजॉन्टल मैट्राइसिस या फिर हमारा क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। समझ गए बच्चे लोग। अब जो दूसरा हमारा बच्चे वो सेम इसी का उल्टा है प्यारे बच्चों। तो अगला हमारा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह या फिर इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है बच्चे, अब नाम समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल अगर हॉरिजॉन्टली था तो वर्टिकल क्या होगा बच्चे, वर्टिकली होगा। क्षैतिज अगर क्षैतिज था, एक्स एक्सिस में फैला हुआ था, तो हमारा जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, वो लंबवत होगा, वाई एक्सिस में फैला होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। A B C D E F G H। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं प्यारे बच्चों, तो ऑर्डर में सबसे पहले आती है पंक्तियाँ। तो कितनी पंक्तियाँ हैं बच्चों, ये पहली पंक्ति R1 है, ये दूसरी पंक्ति R2 है, ये तीसरी पंक्ति R3 है और ये चौथी पंक्ति बच्चे क्या है, R4 है। ऐसे ही प्यारे बच्चे ये पहला कॉलम C1 है, ये दूसरा कॉलम C2 है। तो बच्चों 4 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। इसका मतलब ये 4/2 का मैट्राइसिस है, 4/2 का आव्यूह है। तो एकदम ये क्या है, लंबा दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, लंबवत दिखाई दे रहा है ना, वर्टिकली दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आव्यूह को हम वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों। अब ये आप समझ लो कि अगर आपके पास पंक्तियाँ ज़्यादा हैं और स्तंभ कम हैं तो क्या होगा, वो होगा ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों हमारा जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या फिर क्षैतिज आव्यूह वो था जिसमें कॉलम ज़्यादा थे, पंक्तियाँ कम थी, वो इधर फैला हुआ था, पड़ा हुआ था, और ये क्या है बच्चे, खड़ा हुआ है, ऊंचाई में अधिक है और वो चौड़ाई में अधिक था। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। तो अब बच्चों जो अगला हमारा मैट्राइसिस है, ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे जब हमें इस तरीके के मैट्राइसिस मिलें तो हम उनको समझ पाएँ कि कैसे मैट्राइसिस है। और सॉरी दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर हमें 1 मार्क्स का डेफिनेशन आता है तो वो भी हम बता पाएंगे। तो अगला है प्यारे बच्चों, जो अगला हमारा मैट्राइसिस है वो है त्रिभुजीय आव्यूह। क्या है बच्चों, त्रिभुजीय
आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह को कहते हैं बच्चे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, एक बार पहले आप समझ लो। इसमें दो टाइप होते हैं, तो पहले हम दोनों टाइप पर विचार करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले हम समझते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। नाम से बच्चों समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जो त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। पिछले के दो आव्यूह पकड़ो आप, पहला था क्षैतिज आव्यूह, इसका मतलब एक ऐसा आव्यूह जो क्षैतिज में फैला हुआ दिखाई दे, हॉरिजॉन्टली फैला हुआ दिखाई दे, उसे हमने क्या बोल दिया, क्षैतिज आव्यूह बोल दिया। उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तो एक ऐसा आव्यूह जो वर्टिकली है ना लंबाई में दिखाई दे, उसे हम वर्टिकल आव्यूह या फिर ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये त्रिभुजीय आव्यूह है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा आव्यूह जो कुछ त्रिभुज के जैसा दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसे हम बोलेंगे त्रिभुजीय आव्यूह। तो प्यारे बच्चों, ये सब आव्यूह जो होते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एक बार हम देखें, सपोज करें हमारे पास 1 है, 0 0 0 है, और फिर 0 है, 2 है, और फिर 0 0 है, और फिर यहाँ पे 4 कर लिया, 5 6 कर लिया बच्चे, और 7 कर लिया, 0 कर लिया, और 9 कर लिया, 8 कर लिया, 5 कर लिया, और 7 कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे आव्यूह में आप एक चीज़ देखोगे, जो हमारा मुख्य विकर्ण है, ये है कि नहीं है बच्चों, ये हमारा मेन डायगोनल है कि नहीं है। तो मेन डायगोनल के ऊपर एक भी मेंबर नहीं है, और मेन डायगोनल के नीचे बहुत सारे मेंबर हैं। तो कुल मिला के ये एक पैटर्न बनाएगा, या तो मेन डायगोनल के ऊपर क्या होंगे, मेंबर होंगे, अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, या तो नहीं होंगे। तो इस तरीके के त्रिभुजीय पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बच्चे, त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ये इधर साइड त्रिभुजीय आव्यूह बना रहा है, क्योंकि ऊपर साइड क्या है बच्चे, 0 है, 0 का होना ना होना कुछ खास मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, तो ये त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आव्यूह है वो मेन डायगोनल के ऊपर भी एक त्रिभुज बना सकता है और नीचे भी एक त्रिभुज बना सकता है। तो इस आधार पर जो त्रिभुजीय आव्यूह है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो दो प्रकार का होता है बच्चे। एक होता है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है निचला त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ये भी समझ में आ रहा है बच्चे कि जब ऊपर त्रिभुज बनाएगा तो ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब नीचे त्रिभुज बनाएगा तो निचला त्रिभुजीय आव्यूह, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम दोनों को देखते हैं बच्चे। जो पहला वाला है प्यारे बच्चों क्या, निचला त्रिभुजीय आव्यूह या फिर ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो एक ऐसा आव्यूह बच्चों जो ऊपर त्रिभुज बनाए, एक बार देखते हैं। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 0 है, 4 है, 5 है, फिर 0 0 और क्या है बच्चे, 6 है। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका मेन डायगोनल हुआ। मेन डायगोनल के ऊपर तरफ मेंबर हैं, ऊपर तरफ एलिमेंट हैं, तो ऊपर साइड त्रिभुज बनाया बच्चों की नहीं बनाया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस आव्यूह को हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड वाला ऐसे बन सकता है प्यारे बच्चों कि 1 0 0 2 3 0 और 4 5 और 6। तो अब प्यारे बच्चों देखो, ये आपका मेन डायगोनल मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख्य विकर्ण है। और मुख्य विकर्ण के नीचे बच्चों त्रिभुज बना कि नहीं बना। देखो बच्चे, मेरे पास क्या है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे हैं, दोनों प्रकार के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना पड़ता है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो आप बिल्कुल बताइए, ठीक है, तो फिर कुछ और उसका इलाज किया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों कभी कभी मिक्सचर हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा आप समझिए, खुद आप समझ सकते हैं। अगर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे बहुत मेहनत पड़ेगी बच्चे लोग, इसीलिए आप थोड़ा सा लैंग्वेज में मैनेज करिए। लेकिन हाँ, इतना मैनेज मत करिएगा, अगर समझ में ना आता होगा तो स्पष्ट रूप से आप कमेंट में बताइए कि सर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या तो हिंदी बोलिए या तो इंग्लिश बोलिए। आप दोनों बोलते हैं तो मिक्सचर हो जाता है। और अगर ये मिक्सचर बढ़िया लग रहा है वो भी मुझे बताइए प्यारे बच्चों, तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ऊपर त्रिभुज बना तो ऊपर त्रिभुजीय
आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे त्रिभुज बना तो निचला त्रिभुजीय आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन ही बच्चे हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो है प्यारे बच्चों टाइप ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब क्या है बच्चे, एकल आव्यूह या फिर सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। अब क्या है बच्चों, एकल आव्यूह, एकल आव्यूह, एकल आव्यूह, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है बच्चे, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चे, एकल आव्यूह बोलेंगे, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। सबको पता है ना बच्चे, आव्यूह के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं उन्हें हिंदी वाले क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चे, अवयव ही तो होता है। तो ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक अवयव हो, एकल अवयव आव्यूह कहलाता है, एकल अवयव आव्यूह कहलाता है। और ऐसा आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। बहुत सारे बन सकते हैं, ये भी सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल एलिमेंट है। तो अब मुझे लगता है बच्चे समझ गए हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी को इसको बढ़िया ध्यान से समझेंगे। अगला है बच्चों समान आव्यूह, या फिर इसमें लिखा हुआ है दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों की समानता, या फिर आप इसे बोल सकते हो समान आव्यूह, कुछ भी समझो आप, समान आव्यूह, समान आव्यूह आप समझ सकते हो बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। समानता मतलब इक्वलिटी, इक्वल मतलब समान। आगे पारे बच्चों इक्वल आव्यूह, या भी बोल सकते हैं EQUAL, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों दो आव्यूह की समानता, ये बेहद बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में भी करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि दो आव्यूह, डेफिनेशन लिखेंगे आप भी कि दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं, समान आव्यूह कहलाते हैं। टू मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, है ना, दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि, है ना, यदि क्या प्यारे बच्चों, वो दो बातों का पालन करते हो। पहली बात क्या है बच्चे, पहली बात ये है उनके क्रम समान हो, उनके क्रम समान हो, क्रम समान हो। इसका मतलब क्या है बच्चे, क्रम मतलब हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, है ना, क्रम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डर। तो उनका क्या हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है बच्चे, ऑर्डर जैसे मैंने बताया M/N, है ना, 2/2, 3/3, 3/4, है ना। एक बार और याद दिलाएं बच्चों को, 1 2 3 4। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, तो दो पंक्ति और दो स्तंभ, तो ऑर्डर, क्रम क्या हो गया बच्चे, क्रम हो गया 2/2 का। क्रम क्या हुआ बच्चों, क्रम हो गया 2/2 का। अगर किसी और मैट्रिक्स की बात करें ABCD और EFGH, तो प्यारे बच्चों इसका क्रम क्या होगा, पहले स्थान पे रहता है पंक्तियां मतलब रोज, और सेकंड नंबर पे रहता है कॉलम मतलब स्तंभ। तो प्यारे बच्चों एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो स्तंभ है 1 2 3 4, तो 2/4 क्रम का आव्यूह है, 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो दो आव्यूह समान होंगे बच्चे, पहली बात यदि उनके क्रम समान हो, यदि उनके क्रम समान हो। नंबर 2 प्यारे बच्चों, यदि उनके संगत अवयव भी समान हो, संगत अवयव भी क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो, संगत अवयव भी समान हो, है ना बच्चे लोग। संगत को बोलते हैं रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव अवयव मतलब एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें कि टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। नंबर 1 इफ देयर ऑर्डर आर सेम, यदि उनके क्रम समान हो, इफ देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट आर आल्सो सेम, आल्सो इक्वल, अर्थात यदि उनके संगत अवयव भी समान हो। तो अब प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होता है, संगत अवयव क्या होते हैं। तो संगत अवयव ये होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था
कि मैट्राइसेस कुछ ऐसे बने हैं, ये पहले स्थान पे क्या होगा, पहले स्थान पे मान लो अगर A11 है, मतलब ये बताता है कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये पहली चीज़ क्या है, पंक्ति मतलब पहली पंक्ति, एक और वन मतलब पहला स्तंभ। यहाँ पे A12 आएगा बच्चे, मतलब ये पहली पंक्ति, ये वन बताता है कि पहली पंक्ति है, ये टू बताता है कि क्या है, ये दूसरा स्तंभ है प्यारे बच्चों। ऐसे ही A21, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये टू पहले है, ये पहला वाला क्या बताता है, पंक्ति को बताता है, रो को बताता है, और वन मतलब पहला स्तंभ। फिर A22 प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये पंक्ति भी दूसरी है और स्तंभ भी क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है। तो ये तो एलिमेंट हो गया प्यारे बच्चे। अब ऐसे ही इधर अगर मान लो 5, 6, 7 और 8 हैं, बात को बड़े ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। इन दोनों आव्यूहों के बीच में मैंने इक्वल लगा दिया है, इन दोनों आव्यूहों के बीच में मैंने इक्वल लगा दिया है। इसका मतलब ये दोनों आव्यूह, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल है तो चेक कर लो, उनके क्रम समान होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका क्रम क्या है, ये दो पंक्ति दो स्तंभ हैं, 2/2 है कि नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल है। अब इसका क्रम भी 2/2 है कि नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल है। अब कहता है उनके संगत अवयव भी समान हो। संगत अवयव मतलब A11 का संगत अवयव क्या है बच्चे, 5 है। मतलब A11 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5 है। इसका मतलब A11 प्यारे बच्चों 5 के बराबर होना चाहिए। A12 का संगत अवयव रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है बच्चे, 6 है। तो A12 किसके बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों, 6 के बराबर होना चाहिए। और ऐसे ही A21 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट प्यारे बच्चों 7 है, तो A21 के स्थान पे 7 होना चाहिए। और A22 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट 8 है, तो इसके स्थान पे प्यारे बच्चों 8 होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपको इससे समझ में ना आया हो तो एक बात ये समझ लो आप, अब मैं 2-3 मैट्राइसेस करके बताता हूँ। पहला मैट्राइसेस मान लो 1 2 3 4 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 3 4 5 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू लगाओगे क्योंकि इक्वल नहीं है। पहली डेफिनेशन तो पार कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। दोनों के क्रम क्या हैं बच्चे, 2/2 के हैं, मतलब समान है। लेकिन रिस्पेक्टिव एलिमेंट समान नहीं है। A11 के स्थान पे यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या 1 और 2 इक्वल होते हैं, नहीं होते बच्चे। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट समान नहीं है तो वो इक्वल आव्यूह नहीं होंगे। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि 5 6 7 8, तो इसके बराबर केवल क्या होगा बच्चे, 5 6 7 और 8 ही होगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। अब बच्चे लोग कहेंगे सर जी इससे सवाल कैसे बनेगा, तो बच्चे लोग इससे सवाल ही बन सकता है या फिर कई सवालों में ये हिंट का भी काम कर सकता है। अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि बोले यदि दो आव्यूह समान हों, ये दो आव्यूह मान लो कि 2 है 5 है 6 है और x है, कहता है समान है मतलब इक्वल लगा है 2 5 6 और 8 प्यारे बच्चों, तो हमसे कहेगा x की वैल्यू पता करो। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था, दो आव्यूह समान होंगे तो उनके क्रम समान होंगे, बिल्कुल क्रम समान है प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों, और उनके संगत अवयव समान होंगे। तो ये पहले ही बोल दिया गया कि ये समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव क्या होंगे बच्चे, समान होंगे। मतलब 2 2 के बराबर, 5 5 के बराबर, 6 6 के बराबर। तो ये x किसके बराबर होगा बच्चे, 8 के बराबर होगा। मतलब x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा। मतलब इस x के स्थान पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 8 ही होना चाहिए, तब ये इक्वल होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 8 है। ठीक है बच्चे लोग, बहुत आराम से पढ़ें बच्चे लोग, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि मैथ पकड़ते ही एकदम पागल से जाते हैं, उनके अंदर पता नहीं कितनी स्पीड का भूत सवार हो जाता है कि बस बहुत जल्दी, पता नहीं उनकी कहाँ ट्रेन छूट रही होती है। बहुत आराम से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का विषय है मैथ। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। तो अब जो हमें अगला देखना है बच्चों, तो ये है, हो गया निचला त्रिभुज आव्यूह, हो गया आव्यूहों की समानता, हो गया। अगला है बच्चों आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों अगला है दो आव्यूहों का
योग, है ना बच्चे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस। तो अब इसमें भी बोलेंगे बच्चे कि दो आव्यूहों को केवल और केवल तभी जोड़ा जा सकता है ना, दो आव्यूहों को केवल और केवल तभी आपस में जोड़ा जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है जब उनके क्या समान हो बच्चों, जब उनके क्रम या फिर इंग्लिश से क्या बोलेंगे, ऑर्डर क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो। बात समझ में आई प्यारे बच्चों कि नहीं आई? बच्चे ठीक से देखो, खुद से सोचो, अगर ऑर्डर समान नहीं रहेगा तो आप कैसे इनको ऐड कर पाओगे, है ना बच्चे। तो हमें ये डिफरेंशिएशन की तो आवश्यकता भी नहीं थी, ये अपने आप से कॉमन सेंस की बात थी कि जब ऑर्डर समान रहेंगे बच्चों तभी तो हम उनको क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर एक है हमारे पास 5, 6, 7 और 8 और एक है प्यारे बच्चों 2, 3, 4 और 5, तो क्या होगा बच्चे, जुड़ जाएंगे। इसे प्लस करेंगे, किस तरह जुड़ेगा, संगत अवयव जुड़ते हैं आपस में। आई बात समझ पा रहे बच्चों को, रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। इसका मतलब 5 जुड़ जाएगा 2 से तो ये बन जाएगा 5 + 2, और फिर 6 जुड़ेगा बच्चे 3 से तो बन जाएगा 6 + 3। उसके बाद 7 ऐड होगा प्यारे बच्चों 4 से तो 7 + 4, और ऐसे ही 8 जुड़ेगा प्यारे बच्चों 5 से तो आ जाएगा 8 + 5। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज इक्वल टू 5, 2, 7, 6, 3, 9, 7, 4, 11 और 8, 5, 13। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जुड़ जाएगा। ऑर्डर सेम क्यों रहे अब देख लो, आप चेक कर लो। अगर ऑर्डर अलग अलग हो 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3/2 का मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये 2/3 का, 2 पंक्तियां और 1, 2, 3 स्तंभ, तो पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। इसमें आप जब ऐड करोगे, सपोज करो अगर मैं 2/2 करता हूँ, 1, 2, 3, 4, ये 2/2 का है। बच्चे ऑर्डर सेम नहीं है तो नहीं जोड़ पाओगे। क्यों नहीं जोड़ पाओगे बच्चे, ध्यान से देखो क्या होगा। देखो 5 तो ऐड हो जाएगा 1 के साथ तो 6 आएगा, 6 ऐड होगा 2 के साथ तो 6, 2, 8 आएगा। लेकिन अब ये 7 कहाँ जाएगा बच्चे? तो जब तक 2 समान कोटि वाले आव्यूह ना मिलें तब तक उनको हम जोड़ नहीं सकते। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो इसीलिए उनका जो कोटि है, उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल रहे तब हम उनको जोड़ सकते हैं। हमारे नवोद की बुक में, हमारे एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन थोड़ा मैथमेटिकली भी दी गई है प्यारे बच्चों, तो उसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिया है कि यदि a इज इक्वल टू, एग्जाम्पल दिया है कि यदि a इज इक्वल टू, क्या दिया है बच्चे, 2 - 4, 2 - 4, 4 और 1, 5 और 2, एवं b इज इक्वल टू 1, 3 - 7, 1, 3 - 7 और 4, 0, 3 हो तो, है ना, a + b ज्ञात कीजिए, a + b ज्ञात कीजिए। मतलब जोड़ना है बच्चे हमको, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है a इज इक्वल टू इतना एवं b इज इक्वल टू इतना। आगे बात समझ में? सबसे पहले तो हमें चेक कर लेना है कि क्या ये जोड़ने के योग्य हैं। इसका मतलब क्या इनका ऑर्डर सेम है? तो प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ऑर्डर है 2/3। अब सबको ऑर्डर लिखना आ गया ना। ऑर्डर मतलब पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियां हैं 1, 2, स्तंभ हैं 1, 2, 3, तो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही बच्चे ये भी क्या है, ये भी 2/3 का है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इनके ऑर्डर सेम है, इनकी क्या बोलते हैं हिंदी में, इनकी कोटि सेम है। तो प्यारे बच्चों इनका जो है एडिशन हो जाएगा। क्रम समान है, क्रम बोलते हैं हिंदी में। तो प्यारे बच्चों पहले a है तो मैं a को लिखूंगा, तो a है 2, b है फिर -4, 4,
1 5 और 2। फिर प्लस है बच्चों, तो प्लस के स्थान पे प्लस लिखूंगा। फिर बी है बच्चों, तो बी के स्थान पे क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। बी है 1 3 -7 और 4 0 और 3। तो प्यारे बच्चों अभी हम विधिवत जोड़ रहे हैं, बाद में हम इनको डायरेक्ट जोड़ा करेंगे। तो मैंने बोला बच्चे संगत अवयव से संगत अवयव जुड़ते हैं, तो 2 का संगत अवयव 1 है, तो मतलब 2 + 1 बन जाना है। -4 का संगत अवयव 3 है, मतलब -4 + 3 बन जाना है। और 4 का संगत अवयव -7 है, मतलब बच्चों 4 - 7 बन जाना है। फिर 1 का संगत अवयव 4 है, तो बच्चों 1 + 4 बन जाना है। फिर 5 का संगत अवयव 0 है, तो बच्चों 5 + 0 बन जाना है। और 2 का संगत अवयव 3 है प्यारे बच्चों, तो 2 + क्या बन जाना है, 3 बन जाना है। तो इज इक्वल टू ये a + b की जो फर्दर वैल्यू हो बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 1 3 होगा, -4 और 3 -1 होगा, 4 - 7 -3 होगा, 3 2 बच्चे 5 होगा, 5 और 0 0 होगा, 4 1 5 होगा। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों से ये अवयवों का जोड़ आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। सेम इसी तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है बच्चों अवयवों के घटाने का भी। तो अभी लगे हाथ हम अवयवों को घटा भी लेते हैं बच्चों। अभी तक घटाने का नहीं दिया गया है, तो जब हमें बुक में मिलेगा तब भी आपको मैं बताऊंगा। तो अवयवों के गुणधर्म आ गए बच्चे। तो अवयवों के गुणधर्म आ गए। तो पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। पहला क्या है बच्चों, क्रम विनिमय नियम। अवयवों के गुणधर्म, अवयवों के गुणधर्म। तो पहला नियम है बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम प्यारे बच्चों क्या कहता है, ये कहता है, आपने क्रम विनिमय नियम कई बार पढ़ा हो। क्रम विनिमय का मतलब है क्रम को अदला बदली करके, है ना। आप अगर कोई प्रक्रिया कर रहे हो, जैसे अगर आप 5 + 4 कर रहे हो, है ना, 5 + 4 कर रहे हो, तो ये इक्वल क्या होता है बच्चे, 9 होता है। तो क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि आप क्रम को बदलो। आप 5 में 4 जोड़ रहे थे, पहले 5 था फिर 4 था, अब क्रम को बदल दो, पहले 4 कर दो फिर 5 कर दो। रिजल्ट जोड़ में क्या आना है बच्चे, योग में क्या आना है बच्चे, सेम आना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग में परिवर्तन है, अव्यूह योग। अव्यूह योग के गुणधर्म, अव्यूह के नहीं बच्चे, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। मतलब हमने अभी जो अव्यूहों का जोड़ पढ़ा था उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या गुण होते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो एक बात आप समझो कि जो हमारा जोड़ होता है बच्चे, योग होता है, एडिशन होता है, वो सारे नियमों का पालन करता है ना। तो अब प्यारे बच्चों एक बात देखो, तो क्रम विनिमय नियम, तो आपको पता है कि जो एडिशन है वो लगभग सारे नियमों का पालन करता है। मतलब ये क्रम विनिमय का पालन तो करेगा ही। मतलब आप क्रम बदल के जोड़ना चाहो तो बड़े आराम से जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये कहता है कि यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो समान क्रम के अवयव हों, दो समान क्रम के अवयव हों तो वे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इससे अच्छा कि मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ, आप डेफिनेशन जो है बच्चे बुक से देख लेना, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल करवाता हूँ। सपोज करो बच्चे आपके पास ए है 1 2 3 और 4, बच्चे 2x2 का मैट्रिक्स है कि नहीं है। आपके पास बी है 3 4 7 और 8, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो पहली बात तो समान क्रम के अवयव होंगे तभी जुड़ेगा, ये तो हम शुरू से ही देख लिए हैं। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है बच्चे, अगर आप ए को बी में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4, अब प्लस बी के स्थान पे बी, 3 4 7 और 8। तो प्यारे बच्चों हमें a + b क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट करें बच्चों, 1 जुड़ेगा 3 से, 3 1 4, 2 जुड़। तो प्यारे बच्चों क्रम विनिमय नियम में क्या हुआ, हमने पहले a + b किया, रिजल्ट क्या मिला बच्चे, इतना मिल गया।
मैं कहीं पे साइड में, या फिर ठीक है मैं कहीं साइड में a प्लस बी लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो a प्लस बी हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, मिल गया 4, 6, 10 और 12। अब हम करते हैं b प्लस ए। क्या करें हम, b प्लस ए। तो b प्लस ए क्या होगा बच्चों, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। 1, 2, 3 और 4 और प्लस b क्या है बच्चों, 3, 4, 7 और 8। तो कुल मिला के हमारे पास b प्लस ए क्या है बच्चों, 3, 1, 4, 4, 2, 6 है ना, और 3, 7, 3, 10 और प्यारे बच्चों 8, 4, 12। चेक कर लो बच्चे, आपका जो a प्लस बी आया और b प्लस ए आया सेम आया कि नहीं आया। तो हमने क्या बोला था, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, अगर 5 + 6 = 12 है तो 5 + 6 = 11 है, तो 6 + 5 = क्या होगा प्यारे बच्चों, 11 ही होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। मतलब जब आप क्रम बदल के वही काम करो तो रिजल्ट सेम आए, तो इसका मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्रम विनिमय को क्या कहते हैं बच्चों, क्रम विनिमय को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो हमें क्या मिला, हम यहाँ बोल देंगे कि सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसलिए अवयवों का जो योगफल है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। प्यारे बच्चों, जो हमारे बुक में डेफिनेशन दी गई है वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं केवल क्रम विनिमय के लिए समझा देता हूँ। बाकी जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं हम डायरेक्ट ही समझें एग्जाम्पल से। इस तरीके की लैंग्वेज जो दी हुई है मैथ की लैंग्वेज में, उससे उतना ज़रूरी नहीं होता। प्यारे बच्चों, दिया गया है कि सपोज़ किया कि जो हमारा एक अवयव है वो है a, जिसका जो ऑर्डर है एक अवयव है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं और उसका जो ऑर्डर है m/n है, m/n है। अब प्यारे बच्चों इसको समझ लो आप, a अवयव है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, a i j करके एलिमेंट हैं। i मतलब क्या दर्शाएगा, i दर्शाएगा पंक्ति को और j दर्शाएगा स्तंभ को। जैसे हमने बोला था कि a = a11, a12, a21 और a23। तो प्यारे बच्चों i j ना, तो यहाँ पे i क्या है, ये भी a i j के जैसा ही है। i यहाँ 1 है, j भी क्या है, 1 है। ये भी a i j के जैसा ही है, i 1 है और j क्या है, 2 है। ये भी i j के जैसा ही है, 2 1 ना, a i j, i के स्थान पे 2 और j के स्थान पे 1। और ये भी प्यारे बच्चे i j ही है, i के स्थान पे 2, j के स्थान पे 3। तो a i j का मतलब i दर्शाता है पंक्ति को और j दर्शाता है स्तंभ को। इंग्लिश से बोलें तो i कहता है रो को और j कहता है कॉलम को। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास a एक मैट्रिक्स है a i j m/n का और b भी एक मैट्रिक्स है, हम इसे कर देते हैं b i j m/n का, है ना। इसमें a एलिमेंट है, इसमें b एलिमेंट है, i j तो वही रहेगा, i तो पंक्ति और j किसको, स्तंभ को। तो प्यारे बच्चों, अगर हम a प्लस बी करें तो पहले बताओ योगफल होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा योगफल प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है, दोनों का जो क्रम है क्या है, समान है प्यारे बच्चों। तो a के स्थान पे लिखेंगे a i j और b के स्थान प्लस के स्थान पे प्लस और b के स्थान पे b i j। तो प्यारे बच्चों a प्लस b हमें मिलेगा a i j अब प्लस b i j। तो प्यारे बच्चों अब हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू, प्यारे बच्चों आपको पता है चाहे आप 5 + 6 करो 11 मिलता है और चाहे आप 6 + 5 करो 11 ही मिलता है। ये बात हमें बचपन से पता है बच्चों। तो चाहे मैं a प्लस बी करूं और चाहे मैं b प्लस क्या कर दूं बच्चे, a कर दूं, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब आप ये बताओ कि अगर अलग अलग दो अवयवों को जोड़ने से एक सिंगल अवयव मिल जाता है, तो क्या मैं सिंगल अवयव को अलग अलग दो अवयवों में नहीं तोड़ सकता, तोड़ सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इसे मैं कर सकता हूँ b i j अलग और प्लस a i j अलग। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू b i j क्या है, b है और a i j क्या है बच्चों,
ए है तो ए प्लस बी हमारा बी प्लस ए के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा अपव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है साहचर्य नियम। अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? वो है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 2 प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम। तो प्यारे बच्चों साहचर्य नियम कहता है, साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। साहचर्य नियम पहले आप ध्यान करो क्या होता है, आपने पढ़ा है पहले भी कि अगर a प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब आप पहले a और b जोड़ के c जोड़ो, या फिर आप b और c जोड़ के उसमें क्या जोड़ दो बच्चे? a जोड़ दो। ये हमारा साहचर्य नियम है, इसे हम बहुत पहले से जानते हैं। तो बस क्रम विनिमय नियम में क्या अंतर रहता है? क्रम विनिमय में 2 रहते हैं, जैसे a और b थे। साहचर्य में 3 रहते हैं, ए बी और सी हो गया। तो बस रहता ये है कि पहले 2 को जोड़कर उसमें तीसरा जोड़ दो, या फिर अंतिम के 2 को जोड़कर उसमें पहला जोड़ दो। आप चेक कर लो, कोई अंतर नहीं आने वाला। अगर आपके पास 2 है, 3 है और 4 है ना बच्चे? 2 है, 3 है और 4 है। तो प्यारे बच्चों या तो आप इन दोनों को जोड़ लो, है ना, या तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो पहले अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, पहले वालों को, 3 2 5 मिलेगा और प्लस 4, इधर ये 2 रहा आएगा और 4 3 7 मिलेगा। प्यारे बच्चों 5 4 9 मिल जाएगा, इधर भी 7 2 9 मिल जाएगा। तो हमारा जो, हमें मोटा माटी ये समझ में आया कि हमारा जो जोड़ है, जो एडिशन है, वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो इसी तरीके से जो हमारे अपव्यूहों का जोड़ है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, वो भी साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगी। तो हमारा जो अपव्यूह है प्यारे बच्चों, वो साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। इसे भी आप चाहो अगर तो जिस तरीके से हमारे किताब में दिया गया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना हो। चलो मैं किताब के हिसाब से करता हूँ। बच्चे यदि A इज इक्वल टू दिया हो AIJ एक M/N का मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिया हो BIJ M/N का मैट्रिक्स, और C इज इक्वल टू दिया हो CIJ M/N का मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अतः जो A है प्लस B अब प्लस C इक्वल होना चाहिए A प्लस B अब प्लस C के। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा मतलब एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तो प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो A प्लस B अब प्लस C इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि यहाँ पे A के स्थान पे क्या है बच्चों? A के स्थान पे है AIJ करूँगा मैं, है ना प्यारे बच्चे, प्लस B के स्थान पे BIJ करूँगा मैं, फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, और C के स्थान पे CIJ। ब्रैकेट का मतलब पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो पहले क्या होगा बच्चों, इसके अंदर के जुड़ेंगे। तो यहाँ पे AIJ प्लस BIJ क्या बन जाएगा बच्चे? बन जाएगा AIJ अब प्लस BIJ। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, ये प्लस तो ये प्लस, और फिर यहाँ पे है CIJ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब क्या होगा, अब इन दोनों से तीसरा जुड़ जाएगा, तो AIJ अब प्लस BIJ अब प्लस CIJ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? नहीं है ना दिक्कत। तो अब प्यारे बच्चों ये बताओ, हमारी मर्जी कि हम क्या करें, ये ब्रैकेट यहाँ लगा दें। कोई दिक्कत बच्चों को? हमारी मर्जी है ना, चाहे हम चाहे मैं 2 प्लस 3 प्लस 4 में, चाहे मैं 3 और 4 को पहले जोड़ लूँ फिर उसमें 2 जोड़ूँ, ये तो हमारी मर्जी है ना बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसको जब हम करेंगे, है ना, यहाँ मैंने ब्रैकेट पहले से लगा दिया, तो इसको मैं AIJ को अलग निकाल सकता हूँ, और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ BIJ अब प्लस CIJ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये A हो गया, यहाँ ब्रैकेट तो ब्रैकेट, ये B हो गया, और प्लस क्या हो गया बच्चे, C हो गया। तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिल गया बच्चों, मिटा के मैं लिखता हूँ। हमने शुरुआत की थी A प्लस B को C में जोड़ो, तो ये हमें मिल गया
कि आप चाहे ए में बी प्लस सी का जोड़ को जोड़ दो, यही हमारा सहचर नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आपको ये बात सही नहीं लग रही है, ये बात ठीक नहीं लग रही है ना, आपको ये समझ में लैंग्वेज नहीं आता, वैसे बहुत आसान है, आ गया होगा, तो आप डायरेक्ट ही समझ लिया करो कि आपके पास ए है 1 2 3 4, आपके पास बी है 1 2 1 0, आपके पास सी है 1 1 0 1। तो एसोसिएटिव लॉ तो ए प्लस बी प्लस सी है ना इज इक्वल टू होना चाहिए प्यारे बच्चों ए में चाहे आप बी प्लस सी को जोड़ दो। तो पहले आप लेफ्ट हैंड क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ए प्लस बी अब प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब पहले ए और बी को जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ो बच्चे। तो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और फिर प्लस बी क्या था बच्चे, बी था 1 2 1 और 0, और फिर प्लस सी क्या था बच्चे 1 1 0 और 1। तो यहाँ लगा हुआ है ब्रैकेट, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो क्या मिल जाएगा, एक बड़ा सा आप व्यू लेंगे 1 1 रिस्पेक्टिव एलिमेंट संगत अवयव जुड़ते हैं, तो एक और एक क्या होंगे बच्चों, 2 होंगे, और 2 और 2 क्या होंगे, 4 होंगे, 3 1 4 होगा, और 4 0 4 होगा, है ना बच्चों। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये बन जाएगा 1 1 0 और 1। तो कुल मिला के बच्चे हमें मिला, अब ये आपस में जुड़ेंगे तो 2 1 3 होगा बच्चे, 4 1 5 होगा बच्चे, 4 0 4 होगा बच्चे, 4 0 4 होगा बच्चों, और 4 1 5 होगा बच्चों। तो कुल मिला के ए प्लस बी में प्लस सी जोड़ा हमने, तो हमें ये रिजल्ट मिला। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो बच्चों, फर्स्ट हो गया। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैं बी प्लस सी में बी प्लस सी जोड़ के उसे ए में जोड़ूंगा, इज इक्वल टू ए के स्थान पे ए, तो 1 2 3 और 4, प्लस के स्थान पे प्लस, अब यहाँ पे बी के स्थान पे 1 2 1 और 0, और प्लस सी के स्थान पे 1 1 0 और 1 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, सॉल्व होती हैं। तो एक एक संगत अवयव जोड़ दो, एक एक से जुड़ेगा तो 2 2 1 3 1 0 1 0 1 क्या होगा बच्चों, 1 होगा नहीं होगा, इज इक्वल टू, अब इसको फिर जोड़ दो, 2 1 3 3 2 5 3 1 4, और 4 1 बच्चों कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये है ए प्लस बी प्लस सी निकल के सामने आया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो राइट हैंड साइड दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले 2 को जोड़कर फिर तीसरा जोड़ो, या अंतिम के 2 को जोड़कर उसमें क्या जोड़ दो, पहला जोड़ दो, ये प्रूव्ड हो गई। मतलब हमारा मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और घंटे भर का वीडियो बनने के बाद अपलोड करने में मुझे 2 घंटे से ऊपर का समय लग जाता है और कम से कम 3 या 4 GB डेटा ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए अगर आपको समझ में ना आए तो बताना, छोटे छोटे मैं बहुत सारे वीडियो बाद में बना दूंगा। तो अब बच्चे जो अगली प्रॉपर्टी हमारी वो है योज्य तत्समक। क्या है बच्चे, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाऊंगा बच्चों। योज्य तत्समक को बोलते हैं बच्चों एडिटिव लॉ। और एडिटिव लॉ कहता है कि अगर ए प्लस ओ, ए एक आव्यूह है, ये ओ बोले या फिर 0 बोले, इसे बोलते हैं शून्य आव्यूह। ये है नल मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था ना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या हों बच्चों, 0 हों, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। और मुझे बताना भूल गया था, नल मैट्रिक्स को ये कैपिटल O से दर्शाया जाता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। तो A प्लस O इज इक्वल टू होता है O प्लस A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, A ही होता है। इसका मतलब अगर आप किसी आव्यूह में एक शून्य आव्यूह जोड़ोगे तब भी वही आव्यूह मिलेगा,
और किसी शून्य आव्यूह में एक आव्यूह जोड़ोगे तब भी वही आव्यूह मिलेगा। शर्त ये होनी चाहिए कि जो ऑर्डर हमारे इस आव्यूह का है वही ऑर्डर हमें शून्य आव्यूह का भी लेना है। तो प्यारे बच्चों, अगर a इज इक्वल टू मान लिया कि 1, 2 और 3 और 4 हैं प्यारे बच्चों, तो इसके हिसाब से अगर मैं 1, 2, 3 और 4 में क्या जोड़ता हूँ बच्चे, एक शून्य आव्यूह जोड़ता हूँ उसी ऑर्डर का, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 + 0 है ना, रिस्पेक्टिव एलिमेंट जुड़ेंगे, फिर 2 + 0, 2 से 0 जुड़ेगा, फिर 3 + 0 और प्यारे बच्चों क्या 4 + 0। कोई समस्या हमारे प्यारे बच्चों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो ये क्या बना, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3 और ये बना 4। तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, जब a में o को जोड़ा, किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दिया बच्चे, तो क्या मिल गया, वही आव्यूह मिल गया। ठीक इसी प्रकार से आप समझ गए होगे कि जब मैं किसी शून्य आव्यूह में किसी आव्यूह को जोड़ूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, वही आव्यूह मिलेगा। तो एडिटिव लॉ या फिर जो हमारी कहते हैं इसको योज्य तत्समक गुण क्या होता है कि अगर आप किसी आव्यूह में किसी मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह को जोड़ोगे तो मुझे वही मैट्रिक्स वही आव्यूह मिल जाएगा। अगर किसी जीरो आव्यूह में एक मैट्रिक्स जोड़ोगे, कोई अन्य मैट्रिक्स जोड़ोगे, तब भी मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये सेम वही है कि चाहे आप 5 में 0 जोड़ो तब भी 5 मिलेगा, और चाहे आप 0 में 5 जोड़ो तब भी हमें क्या मिलेगा बच्चों, 5 ही मिलेगा। तो अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों वो कहती है योज्य प्रतिलोम प्रत्येक आव्यूह a के लिए एक आव्यूह -a इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि, है ना बच्चे, प्रत्येक आव्यूह, ये है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहता है कि बच्चे प्रत्येक आव्यूह a के लिए एक निगेटिव a आव्यूह इस प्रकार का आव्यूह होता है कि अगर आप उसमें इसको जोड़ोगे तो हमें एक शून्य आव्यूह मिलेगा। बात समझ में आई बच्चों को, नहीं आई? मतलब कोई भी आव्यूह है तो उसका अगर आप निगेटिव आव्यूह उसके साथ जोड़ोगे तो आपको एक जीरो आव्यूह मिलेगा। ये कहता है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि जो a का एडिटिव इनवर्स है वो -a है। तो अगर आप किसी आव्यूह में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हो तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, शून्य आव्यूह या फिर नल मैट्रिक्स मिलने वाला है। आपको चेक करना है, कर लो। a इज इक्वल टू मान लो 1, 2, 3 और 4 है, तो फिर चेक करते हैं प्यारे बच्चों। तो a के स्थान पे a रखते हैं बच्चे, तो a क्या है 1, 2, 3 और 4 प्लस, तो प्लस और फिर बच्चे -a है ना, ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, फिर -a, ये मतलब 1, 2, 3 और क्या होगा बच्चे 4 होगा, नहीं होगा प्यारे बच्चे, होगा ना। तो अब देखो आप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 प्लस, तो प्लस, अब देखो ये प्लस ये माइनस या फिर इस माइनस को अंदर ले जाते हैं बच्चे, या फिर चलो इस प्लस इस माइनस के साथ क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा बच्चों। तो 1, 2, 3 और 4 ये ऐसा होता नहीं है, ये माइनस अंदर जाता है बच्चे, है ना, क्योंकि अभी हमने आव्यूहों का घटाना, है ना, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है। फिर भी ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा बच्चे, इसलिए मैं ऐसा ही करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 1 -1, यहाँ क्या है, अभी तक प्लस था तो प्लस हुआ करता था, अब माइनस है तो घटेगा बच्चे। तो 1 - 1 क्या होगा, पहला एलिमेंट 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो 0 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओ कहते हैं कि नहीं कहते। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों को। तो अगर आप किसी एक मैट्रिक्स में a में -a मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक शून्य आव्यूह मिलेगा। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है प्यारे बच्चों, है ना। वो इसका वाइस वर्सा भी होगा, अगर a प्लस -a है तो भी o, और अगर -a और प्लस का a है तब भी क्या होगा प्यारे बच्चों, o ही होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। अगला हमारा कहता है निरसन नियम। प्यारे बच्चों निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ
कैंसिलेशन लॉ कहता है बच्चे, निरसन नियम समझना इसको, थोड़ा आप बुक को साथ में रखा करो, तो डेफिनेशन आप वहीं से पढ़ लिया करो ताकि मैं केवल समझाया करूं। तो प्यारे बच्चों ये कहता है कि यदि यदि ABC क्रम m/n, तीनों क्रम क्या है m/n के तीन आव्यूह इस प्रकार हैं कि, है ना, यदि ABC क्रम m/n के तीन आव्यूह इस प्रकार हैं कि A + B = A + C, A + B = A + C, तब ये कहता है बच्चे कि आप A से A को ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो, आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, B + C बचेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये निरसन नियम होता है, अगर आपको दोनों साइड सेम मैट्रिसेस मिलते हैं एडिशन में, तब आप उन्हें क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल समझ सकते हो। तब क्या बचेगा बच्चे, B = बचेगा हमारे C के। इसे भी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया है, अगर आपको करना हो बच्चों तो कर लो। इन्होंने कुछ इस तरीके से इसको प्रूफ किया है बच्चों कि देखो बुक में इसे प्रूफ किया गया है। प्रमाण ऐसा है कि सेंस हमको दिया है कि A + B = A + C। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को, A + B = A + C, ये हमें क्या है बच्चे, दिया गया है। इक्वेशन नंबर इसे मैं फर्स्ट बोल सकता हूँ। अब कहता है दोनों पक्षों में -a बाईं ओर से जोड़ने पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से दोनों पक्षों में -a क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो मतलब इस साइड में ये -a मैंने जोड़ दिया तो A + क्या हुआ प्यारे बच्चों, B हो गया। और ऐसे ही इसमें भी इस साइड से मैंने -a क्या किया प्यारे बच्चों, जोड़ दिया। कोई समस्या प्यारे बच्चों को नहीं है। अब प्यारे बच्चे जानते हैं कि हमारा जो अवयवों का योग है वो एसोसिएटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन मतलब ये है, चाहे आप इन दोनों को जोड़ के इनका जोड़ इसमें जोड़ो, या फिर आप क्या करो, इन दोनों को पहले जोड़ दो और जो रिजल्ट आए उसे इसके साथ जोड़ दो। कर सकते हैं बच्चों ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं पहले और दूसरे को जोड़ता हूँ, फिर इसमें क्या बोलता हूँ, तीसरे को जोड़ता हूँ। क्यों बोलेंगे कि सिंस, किससे बोल देंगे, साहचर्य नियम से, या बोल देंगे बाय कौन सा लॉ बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। तो अब प्यारे बच्चों हमने अभी पढ़ा था एडिटिव इनवर्स से कि A चाहे +-a हो वो 0 होता है, नल मैट्रिक्स होता है, O होता है, और चाहे -a + a हो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो प्यारे बच्चों इसके स्थान पे हम क्या बोल देंगे, एक नल मैट्रिक्स बोलेंगे, +b = ये नल मैट्रिक्स होगा +c। अब यहाँ फिर बताना पड़ेगा ये नल मैट्रिक्स क्यों है प्यारे बच्चों, ये नल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि -a + a = O होता है और A + -a = O होता है। अभी हमने पढ़ा था कौन सा गुण, योज्य प्रतिलोम। क्या पढ़ा था बच्चे, योज्य प्रतिलोम पढ़ा था। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते थे योज्य प्रतिलोम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने इसे एडिटिव इनवर्स बोला था। आई बात समझ में? तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने -a + a को नल मैट्रिक्स कर दिया, -a + a को नल मैट्रिक्स कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास एक नियम और है, कि अगर आप किसी नल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स जोड़ते हो, है ना, योज्य तत्समक, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। तो नल मैट्रिक्स में आप कोई मैट्रिक्स जोड़ो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। तो नल मैट्रिक्स में आप कोई मैट्रिक्स जोड़ो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। तो मिल गया B = C। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, ये है एडिटिव, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर योज्य तत्समक गुण से अगर आपके पास चाहे 0 + a हो और चाहे a + 0 हो, आपको a ही मिलता है।
तो इस तरीके से आपको पता लग गया बच्चे कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आव्यूह है a + b = a + c, तो ये a और ये एक ख़त्म हो जाते हैं। इस केस में b और c क्या होते हैं बच्चे, आपस में इक्वल होते हैं। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये कहता है, इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बच्चे, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, दो आव्यूहों का व्यवकलन। दो आव्यूहों का व्यवकलन। तो आप इस तरीके समझो कि दो आव्यूहों का व्यवकलन क्या होता है बच्चे, जैसे हमने दो आव्यूहों को जोड़ा था तो a + b लिखा था, उसी तरीके से हमारे पास दो आव्यूहों का व्यवकलन मतलब हम पढ़ने वाले हैं दो आव्यूहों को माइनस करना, या हम पढ़ने वाले हैं दो आव्यूहों को सब्सट्रैक्ट करना। तो प्यारे बच्चों एक बात यह है कि हमारे पास आव्यूहों को जोड़ने की प्रॉपर्टी है, हमारे पास आव्यूहों को घटाने की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन हम इसी एडिशन के तरीके का इस्तेमाल करके हम उनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, घटाते भी हैं। इसका मतलब बच्चे ये कहता है कि मैं a - b नहीं कर सकता, मैं a - b नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मैं a में जोड़ूंगा क्या, -b जोड़ूंगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अगर आपको a में से b घटाना है तो आप डायरेक्ट a - b ना करके a में क्या जोड़ दोगे प्यारे बच्चे, -b जोड़ दोगे। आई बात समझ में? देखो अगर आपके पास 6 है और -4 है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन कोई कहे कि आप माइनस नहीं कर सकते तो आप 6 कर सकते हो, प्लस कर सकते हो और फिर -4 कर सकते हो प्यारे बच्चे। तो आपको रिजल्ट तो घूम फिर के वही मिलना है ना, 6 - 4, तो कुल मिला के मिलना तो आपको 2 ही है। तो इस तरीके से आव्यूहों का जो माइनस है, आव्यूहों का जो सब्सट्रैक्शन है, आव्यूहों का जो घटाना है, वो कहता है कि आप a + b, फॉर a + b यू आर नॉट अलाउड, यू आर अलाउड फॉर a + -b। आप क्या करो, आप जिसको आपको घटाना है तो उसी के माइनस को जोड़ दो तो आपको आव्यूहों घटाना बच्चे मिल जाएगा। इसमें अब मैं और चर्चा नहीं करूंगा, इन सब के हम आगे करेंगे क्वेश्चन। अब एक बात और बचती है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा बच्चे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, तो एक अदिश से गुणा, तो 3 × a क्या होगा, 3 × a होगा, 3 यहाँ बाहर हुआ, a लिख दिया 1 2 5 3 4 और 6। इस प्रकार से आव्यूहों का बच्चे क्या होता है, गुणा होता है। अब गुणा कैसे होता है बच्चे, इस 3 का गुणा अंदर सारे अवयव में होगा। ये बात ध्यान रखना आप, 3 का गुणा अंदर सारे अवयव में होगा। जब 3 अंदर जाएगा, 3 एक कम 3, फिर 3 का गुणा 2 से भी, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 5 से भी, 3 × 5 = 15, 3 का 3 से भी, 3 × 3 = 9, 3 का 4 से भी, 3 × 4 = 12, 3 का 6 से भी, 6 × 3 = 18। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम, अगर आपके पास a है तो आप 3a निकाल सकते हो। अगर आपके पास a = 1 2 3 4 है प्यारे बच्चों, तो आप लैम्डा × a कर सकते हो। लैम्डा मतलब किसी भी आप अचर का, किसी भी आप कांस्टेंट का गुणा आव्यूह से करोगे तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस कांस्टेंट का गुणा आव्यूह के अंदर प्रत्येक अवयव में होगा। लैम्डा का 1 से गुणा बच्चे लैम्डा होगा, लैम्डा का 2 से गुणा 2 लैम्डा होगा, लैम्डा का 3 से गुणा 3 लैम्डा और लैम्डा का 4 से गुणा 4 लैम्डा होगा प्यारे बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखनी है। अब लास्ट बचा है बच्चे, बस लास्ट के 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं जिन्हें हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, आप किताब से देख सकते हैं। समय बहुत कम है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये वाला जो है बच्चे कहते हैं यदि k कोई स्वेच्छ अदिश है, तब अगर मान लो k है इस तरीके से और a और b आपके पास 2 आव्यूह, ध्यान रहे ये मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो बस वही रूल है, इस k का अंदर गुणा होगा तो k का गुणा a से होगा और उस k का गुणा प्यारे बच्चे b से भी हो जाएगा और बाकी फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, इस कहने का मतलब ये है अगर 2 × अंदर 2 मैट्रिक्स हैं, सपोज करो अंदर क्या है बच्चे 2 मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है 1 1 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 2 और 4।
तो प्यारे बच्चों कुल मिला के ये कहना चाहता है ये कि इस 2 का पहले इस अवयव से गुणा हो। तो बच्चे प्रॉपर्टी कहती है कि 2 का अंदर गुणा होगा, है ना, तो पहले इस अवयव से गुणा होगा 1 1 2 और 3, अब फिर बच्चे इससे भी गुणा होगा 2, तो 2 1 2 और 4। अब इस 2 का अंदर पूरे गुणा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब प्लस 2 का अंदर गुणा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इनको बाद में हम जोड़ लेंगे। तो बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना बच्चे। क्वेश्चंस करने के लिए प्यारे बच्चे तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, है ना। बिल्कुल बच्चे तैयार होंगे, मुझे पूरा भरोसा है इन प्यारे प्यारे बच्चों पर। इस बच्चे बिल्कुल तैयार होंगे बच्चों। तो अब क्या करना है हमें, हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है प्यारे बच्चों कि अगर K1 और K2 2 स्वेच्छ अदिश राशियां हैं, अगर K1 और K2 क्या है बच्चों, अचर हैं, क्या है, अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, है ना बच्चे, अदिश राशियां हैं। मतलब कहने का ये है कि K1 प्लस K2 है, अगर बाहर कोई मैट्रिक्स है। अभी तक क्या हुआ करता था बच्चे, बाहर एक संख्या थी, अंदर मैट्रिक्स थे, तो क्या हुआ करता था, इस संख्या का अंदर मैट्रिक्स से गुणा हुआ करता था। अब जस्ट उल्टा हो रहा है, अंदर 2 संख्याएं हैं, बाहर मैट्रिक्स है बच्चे, तो इस मैट्रिक्स का भी अंदर दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे बच्चों कि नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अगर कभी आपके पास मान लीजिए कि x है और प्लस y है प्यारे बच्चों, और बाहर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब ये है बच्चे कि एक बार x का गुणा इस मैट्रिक्स से और फिर एक बार y का गुणा इसी मैट्रिक्स से। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे। अब अगले वीडियो में हम करते हैं सम एक्सरसाइज ऑफ 2.1।